एक स्टेटमेंट है जिसमें बताया गया है कि नागरिक और आपराधिक कानून दोनों के तहत पितृसत्व की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे सिंपल सेंटेंस में जहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब ही मुख्य क्रिया का काम कर रही हो, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाना है, तो आपने देखना है आपका क्रिया का पार्ट कौन सा है, सब्जेक्ट का पार्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट का पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो क्रिया का पार्ट है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सेंटेंस का जब हमें ट्रांसलेशन बनाना हो इंग्लिश में तो सिंपल एक फार्मूला अपना लेना आप लोग। जैसे मैंने बताया कि ये क्रिया का पार्ट है, तो ये क्रिया का पार्ट आप सबको पता है कि लास्ट में आता है हिंदी में। अब ये आना है क्या है इंग्लिश में, जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा जस्ट आपके कर्ता के बाद में, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में इसका पार्ट आना है। तो अभी हमने ढूंढना है सब्जेक्ट यहाँ पे क्या और किस तरह से आएगा। तो ऐसे में जब आपको पता ना चल रहा हो कि सब्जेक्ट क्या है या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि सब्जेक्ट क्या है, तो क्या करना है, यहाँ से पीछे पीछे चल के आना है। जब भी हम हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें पीछे चल के आना होता है। तो जब पीछे पीछे चल के आएंगे तो हमें देखना है कि पहला संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संबंध सूचक अव्यय, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको प्रीपोजिशन। तो ये की आ गया है। ठीक है, और उसके बाद में ये की किसके लिए है, आपका ये है पितृसत्व के लिए। ठीक है, ये की किसके लिए है, पितृसत्व के लिए। तो ये हमने इसके साथ कवर कर लिया। उसके बाद में अगला प्रीपोजिशन आता है के तहत। के तहत का मतलब क्या है, अंडर। ठीक है, तो के तहत अब किसके तहत है, दोनों कानून के तहत, नागरिक और आपराधिक कानून। ठीक है, दोनों कानून के तहत। तो ये आ गया आपका, इस तरह से ये कवर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो आपका प्रीपोजिशन है किसके किसको कवर कर रहा है, ए वर्ब वाला पोर्शन आपका कवर हो गया। ये जो प्रीपोजिशन है ऑफ, ये पितृसत्व को कवर कर रहा है। ठीक है, इसको भी कवर कर दिया। और ये जो अंडर है ये इसको कवर कर लिया। अब इसमें बच गया क्या, आप देखेंगे तो आपके पास क्या बचा है, ये स्थापना। ठीक है, क्या बचा है, स्थापना। तो यहीं से आपका ट्रांसलेशन की शुरुआत होगी। तो ट्रांसलेशन क्या बनेगा, इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिशमेंट। अब यहां से शुरुआत करेंगे तो ये पूरा पीछे का क्या हो जाएगा, कर्ता का पार्ट हो जाएगा। तो यहां से आप सीधा पीछे पीछे जाना है, आगे कहीं नहीं आना है। ठीक है, यहां से पीछे जाएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट किसका है, इस्टेब्लिशमेंट किसका है, की के लिए हो जाएगा ऑफ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ। पितृसत्व के लिए आ जाएगा क्या, पेटर्निटी, पेटर्निटी। पितृसत्व का इंग्लिश क्या हुआ, पेटर्निटी। ठीक है, अब अगला प्रीपोजिशन है आपका क्या, के तहत। तो के तहत के लिए क्या होता है, अंडर, अंडर। दोनों के लिए हो जाएगा बोथ, दोनों के लिए हो जाएगा क्या, बोथ। अब देखो यहाँ एंड करके दिया है, यानी कि और करके दिया है, तो नागरिक और आपराधिक कानून। तो ये कानून क्या है, कॉमन है, किसके किसके लिए, नागरिक और आपराधिक, दोनों को कानून बता रहा है। ठीक है, दोनों प्रकार के कानून के लिए। तो यहाँ आ जाएगा अंडर बोथ, नागरिक के लिए हो जाएगा सिविल, एंड आपराधिक के लिए हो जाएगा क्रिमिनल। अब उसके बाद आ जाएगा लॉ। ठीक है, तो यहाँ आपको लगा होगा कि हम उल्टा उल्टा चलते हैं, लेकिन यहाँ सीधा कैसे हो गया। तो हमें आप सबको पता होगा कि जो पहले बताई गई बात है कथन के अनुसार उसको पहले लिखना पड़ता है, बाद में बताए वाले बात को बाद में लिखना पड़ता है। और दोनों क्या है, कानून है। ठीक है के लिए क्या हो जाएगा, इज एक्सट्रीमली, अत्यंत महत्वपूर्ण है ना, तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ट्रांसलेशन बन गया, सिंपल सा वाक्य था, सिंपल सा ट्रांसलेशन भी बन गया। अब अगला आप सेंटेंस में आएंगे तो देखेंगे ये भी कोई बड़ा सेंटेंस नहीं है, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा। कानून वैध विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे की वैधता को निर्णायक मानता है। ठीक है, अब हिंदी में आप सभी जानते हैं कि कर्ता की पहचान कैसे होती है, कर्ता जिसके सामने ने लिखा रहता है। ठीक है, अगर ने नहीं लिखा है तो कैसे पहचानेंगे, वो भी आपको यहाँ पता चलेगा। यहाँ पर कर्ता आपको दिखाई देगा। ठीक है, कि कर्ता कौन है। तो यहाँ पे कर्ता के आगे ने रहता है, नहीं भी रहता है, तो हम पहचानेंगे। और कैसे पहचानेंगे आपको बता रहा हूँ मैं इसमें। और कर्म के आगे क्या रहता है, को। तो यहाँ पे क्या है, ये जो को लिखा है ये क्या है, ये को किसके लिए आया है, कर्म के लिए। तो कर्म क्या है, वैधता। अब ये वैधता के आगे क्या है, उसका उपवाक्य यानी कि क्लॉज क्या दिया गया है, कौन सा क्लॉज है ये, वैध विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे की वैधता। तो ये पूरा वैधता को रिफर कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है
ये क्लॉज बता रहा है कि किस प्रकार की वैधता के बारे में बात हो रही है। अब उसके बाद में क्या है, निर्णायक मानता है। अब मानता है, ता है, ती है, ते है, तो सिंपल हमें पता चल रहा है कि क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, ता है, ती है, ते है। आप सबको पता होगा सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें होता है कर्ता प्लस कर्म और उसके बाद में प्लस अदर वर्ड है, अन्य वाक्य है, अन्य शब्द है, तो वो आ जाएगा कर्ता कर्म। और उसके बाद में आता है धातु। धातु समझते हैं ना, हमें पिछले वीडियो में भी बताया था, धातु का अर्थ होता है क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम धातु बोलते हैं, ठीक है। और उसके साथ में जब हम, जैसे अभी मैंने बता रहा हूं यहाँ पे, ता है, ती है, ते है और तो हूं, ठीक है। इस तरह से जब वाक्य बनता है, ठीक है, जैसे यहां बना है कि ता है, तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, इंग्लिश में आप सबको पता ही है, यहाँ जो धातु है, धातु के स्थान में जो वर्ब होगा, वर्ब के साथ में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स जो भी होंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस, ओ सॉरी, इंग्लिश बनाएंगे आप तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब वर्ब किसको किसको मिलके बनेगा, वर्ब के साथ में क्या होगा, वर्ब के साथ में एस और ई एस लग के आएगा, ठीक है। और उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इस तरह से इंग्लिश इसका बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है और इसका हमने जैसे फॉर्मेशन मैंने बता दिया, ता है, ती है, ते है। तो अब ये किस तरह से बनेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ने नहीं लिखा है लेकिन ने अंडरस्टूड है। यहाँ पता चल रहा है यहाँ करने वाला वाक्य में कौन है, कौन मानता है, ठीक है। वैधता को निर्णायक कौन मानता है, निर्णायक मानता है कौन, कानून। तो ये जब दो वाक्यों के बीच में, दो शब्दों के बीच में अगर कोई प्रीपोजिशन नहीं दिया है, उससे भी आपको पता चलता है कि ये यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से ये जुड़ा हुआ है कानून के सामने, यहाँ या तो कानून ने नहीं लिखा है लेकिन कानून और वैध के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं दिया है, इससे भी पता चल रहा है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा कर्ता है, ठीक है। तो दला कानून के लिए आ जाएगा क्या, दला। अब मैंने जैसे बताया ये जो को है, ये को, ये क्या है, सबको रिफर कर रहा है पूरा, ठीक है। वैध विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे की वैधता को कर्ता ने कर्म को, कर्म आगे है लेकिन कर्म यहाँ पे यानी कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट है, वो इंग्लिश में आता है क्या, वर्ब के बाद में। तो उसके पहले क्या आ जाएगा, आपका वर्ब आएगा। वर्ब क्या है, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट यहाँ पकड़ लिया, कानून है। वर्ब क्या है, मानता है, ठीक है। ता है, ती है, ते है, मानता है। तो दला मानता है के लिए क्या आ जाएगा, कंसीडर्स, कंसीडर्स एस लगा के आ जाएगा ना, सिंगुलर में है तो दला कंसीडर्स मानता है। अब आपको पता है, आपके सामने में ऑब्जेक्ट दिया है तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में अन्य वाक्य आएंगे, ठीक है। तो दला कंसीडर्स द लेजिटिमेसी द, अब आप सबको पता होगा इस को का कोई भी अनुवाद नहीं होगा, ठीक है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का है ना, ऑब्जेक्ट समझने के लिए यहाँ बताया गया है को, तो इसका अनुवाद नहीं होगा। द लॉ कंसीडर्स द, वैधता के लिए क्या हो जाएगा, लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी। अब की के लिए हो जाएगा क्या, ऑफ, उल्टा उल्टा चलते हैं ना, ऑफ के लिए क्या आ जाएगा, अ चाइल्ड, अ चाइल्ड। और पैदा हुए के लिए क्या आ जाएगा, ठीक है, हुआ, हुए, हुई, यानी कि ऑलरेडी हो चुका है तो इसके लिए आपको पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा। अ चाइल्ड पैदा हुआ तो इसके लिए क्या आ जाएगा, बॉर्न, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल लग जाएगा। लेजिटिमेसी ऑफ ए चाइल्ड बॉर्न। अब दौरान के लिए क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग, दौरान का मीनिंग क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग वैध विवाह के दौरान, ठीक है। तो ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज, वैलिड मैरिज, वैध विवाह। अब क्या मानता है, निर्णायक। तो अदर वाक्य अब आ जाएंगे यहाँ पे, क्या निर्णायक मानता है, टू बी
कॉन्क्लूसिव, निर्णायक के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्क्लूसिव। ठीक है, इस तरह से ट्रांसलेशन बनता है। अभी एक और वाक्य ले लेते हैं, एक नहीं 2 वाक्य ले लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, वो भी लीगल ट्रांसलेशन हम किस प्रकार से बनाना है। कानून के तहत एकमात्र अपवाद पक्षकारों के बीच गैर पहुंच है। अब ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया था डिक्लेरेटिव है, यहाँ पे क्या है, किसी प्रकार का टेंस कैटेगरी का वाक्य नहीं है, और यहाँ पे वर्ब आपका क्या है। ठीक है, तो यहाँ एक स्टेटमेंट दिया गया है, कानून के तहत एकमात्र अपवाद पक्षकारों के बीच गैर पहुंच है। अब यहाँ पूर्ण विराम है, तो यहाँ तक का ही ट्रांसलेशन बना लेते हैं। आप सबको पता है कि हमने क्रिया पकड़ लिया है, क्या है वो है। अभी हमको पकड़ना है क्या, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। अगर कर्ता नहीं है तो एक स्टेटमेंट में क्या होगा, कोई भी ऐसी बात बताई गई होगी जिसके बारे में स्टेटमेंट दिया जा रहा है। तो किसके बारे में स्टेटमेंट दिया जा रहा है उसको हम पकड़ेंगे। तो यहाँ पता चलेगा, जैसे मैंने बताया कि 2 शब्दों के बीच में अगर कोई प्रीपोजिशन से 2 कथन अगर नहीं जुड़े हैं तो भी हमें पता चलता है कि ये दोनों अलग अलग जो कथन है वो एक पार्ट उसमें से सब्जेक्ट का पार्ट होगा, या वो होगा जिसके बारे में स्टेटमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट किसके बारे में दिया जा रहा है, कानून के तहत एकमात्र अपवाद। अब इसके लिए बोल रहा है कोई भी यहाँ किसी भी प्रकार से प्रीपोजिशन से जुड़ा नहीं है, यहाँ खाली है, आप देख सकते हैं। पक्षकारों के बीच गैर पहुंच है। ठीक है, यानी कि पक्षकारों के बीच गैर पहुंच का होना क्या है, कानून के तहत एकमात्र अपवाद है। तो इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, आपका क्रिया यहाँ पे मिल गया है, आपका सब्जेक्ट का पार्ट यानी कि जिसके बारे में ये वर्णन दिया गया है, ठीक है, स्टेटमेंट दिया गया है, उसको हम पहले लिखेंगे। कानून के तहत एकमात्र अपवाद, एकमात्र अपवाद यहाँ से हम आएंगे, इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे पीछे। ठीक है, द ओनली एक्सेप्शंस। अब एकमात्र अपवाद के लिए क्या आ गया, द ओनली एक्सेप्शंस। अब कानून के तहत अंडर द लॉ, द ओनली एक्सेप्शंस अंडर द लॉ। अब उसके बाद में आ जाएगा क्या, आपका वर्ब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने बताया जैसे कि ये है इज, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यहाँ मेन क्रिया का, मुख्य क्रिया का काम कर रही है। ठीक है, इज स्टेटमेंट है ना, सरल वाक्य है। द ओनली एक्सेप्शन अंडर द लॉ इज, आपका वर्ब आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट का पोर्शन आया, या जिसके बारे में बताया जा रहा है वो पोर्शन आ गया। उसके बाद में आपका आ गया क्या, वर्ब आ गया, क्रिया आ गया। इज पक्षकारों के बीच गैर पहुंच, इज गैर पहुंच के लिए क्या हो जाएगा, पीछे आएंगे यहाँ से। ठीक है, क्या बनेगा, गैर पहुंच का मतलब है क्या, नॉन एक्सेस। अब के बीच के लिए आ जाएगा क्या, बिटवीन, के बीच के लिए क्या आ गया, बिटवीन। और किसके बीच, पक्षकारों के बीच, बिटवीन द पार्टीज, बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, पक्षकारों के बीच गैर पहुंच है। अब एक अगला वाक्य भी मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, यह गैर पहुंच। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, यह गैर पहुंच यौन संभोग के अवसरों के गैर अस्तित्व को संदर्भित करता है। क्रिया का पार्ट आपका यहाँ से संदर्भित करता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता का पार्ट है यह गैर पहुंच, जिसके बारे में स्टेटमेंट दिया जा रहा है। ठीक है, यौन संभोग के अवसरों के गैर अस्तित्व को। ठीक है, तो यहाँ से इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा, यह गैर पहुंच के लिए हो जाएगा दिस नॉन एक्सेस। अब वर्ब का पार्ट आएगा, संदर्भित करता है, रिफर्स टू, किसको करता है, रिफर्स टू। पीछे को आएंगे गैर अस्तित्व, तो गैर